हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का वेलकम है इस नए से वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी सेकेंड की यूनिट फर्स्ट में कौन सा टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले इस पे हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 2 टॉपिक्स कौन कौन से? एक हमारा हार्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, और दूसरा ड्रग्स यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके उसे चेकआउट कर दीजिए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए एक बार। और आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज इस एंटी हाइपरटेंसिव में हम लोग क्या क्या देखेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, 2 चीज़ें देखेंगे। बट आज के वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे ये प्रॉमिस करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन 110% आपको याद हो जाएगी। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं टोटल 3 अलग अलग ट्रिक्स लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए। ठीक है, तो फिर आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव को देखने से पहले, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड के प्रेशर से रिलेटेड है, तो उससे पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। किसको? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? मतलब हमारे वेन्स में या आर्टरीज में जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, जिस स्पीड से ब्लड फ्लो करता है, वही हमारा होता है ब्लड प्रेशर। बट इसका जो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट में हार्ट के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है वो होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के बारे में बहुत ही डिटेल सी बात हो चुकी है जब इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट बताया था, और साथ में CHF में भी इसके बारे में बात हुई थी। तो वीडियोस आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा जाके, क्योंकि हम उसमें मैंने CHF के क्लासिफिकेशन के लिए भी एक बहुत ही सॉलिड सी ट्रिक बता रखी है, तो उसको भी देख लेना जाके। ठीक है, चलो तो फिर अब कार्डियक आउटपुट की बात हो गई, क्या कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। अब बात करते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखो, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहां भी वो होता है ब्रेकेज, मतलब ब्लॉकेज या अवरोध। रेजिस्टेंस का जो मतलब होता है अवरोध, मतलब रोकना किसी चीज को ना। तो रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो ऑफर्ड बाय द ऑल द सिस्टमिक वेसल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेसल्स, मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके फ्लो में तो बाधा डालना, मतलब रोकना। अब जैसे मान लो ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, और एक अगर इसी ब्लड वेसल्स में कोई हल्का सा कुछ और, मान लो ये ब्लड वेसल्स ठीक हो गई ना, ये अब देखो अब क्या होगा? अब ये ब्लड फ्लो होगा? प्रॉपर नहीं फ्लो होगा। क्यों? अब जिस हिसाब से पहले फ्लो हो रहा था उस हिसाब से फ्लो नहीं हुआ, तो ब्लड के फ्लो में क्या हो गया? रेजिस्टेंस आ गया। तो यही जो होता है, यही होता है, क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस इन द ब्लड फ्लो ऑफर्ड बाय द ऑल द सिस्टमिक वेसल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेसल्स, मतलब पल्मोनरी वेसल्स रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती। तो क्या होता है? ये होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब अगला क्या है? ये कार्डियक आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल ब्लड वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अब देखो, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टोटल ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट पे डिपेंड करता है, एंड पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट पे डिपेंड करता है। ठीक, मतलब हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कि टोटल ब्लड वॉल्यूम, मतलब हार्ट के अंदर कितना ब्लड आ रहा है, हार्ट रेट मतलब किस रेट से हार्ट पंप कर रहा है, और पंपिंग एक्शन मतलब हार्ट प्रॉपर अपनी इफिशिएंटली पंप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। और जबकि हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डायमीटर ऑफ द आर्टरियोल्स की बात पे डिपेंड करेगा। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर उसका डायमीटर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? डायमीटर पे। क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्शन लीड टू इंक्रीज इन TPR, मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो बढ़ जाएगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो अब दो ब्लड प्रेशर जो होता है, 2 प्रेशर होता है ब्लड का। क्या होता है? एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? मतलब पंपिंग मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल्स। जब हमारी वेंट्रिकल सिस्टोल होंगी तब जो प्रेशर होता है, मतलब जब हार्ट पंप करेगा तब जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मली कितना होता है? 120 mmHg के नीचे रहता है नॉर्मल कंडीशन में। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? कि मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल्स डायस्टोल। अब जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल होगी, मतलब फिलिंग के टाइम पे जो प्रेशर रिकॉर्ड होगा, मैक्सिमम प्रेशर जितना होगा वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, और ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में 80 mmHg के बिलो रहता है। ठीक, अगर सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने CHF वाले वीडियो में इस पर काफ़ी डिटेल में बात की है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको लिए इतना जानना जरूरी था क्या, मतलब इसमें मेन ये है कि रेंज, जो रेंज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर हो जाएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अब उससे पहले एक और पॉइंट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में अगर डिफरेंस जो निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है पल्स प्रेशर। ठीक। और एक होता है पल्स रेट। पल्स रेट और पल्स प्रेशर दोनों अलग अलग हैं। पल्स रेट क्या होता है, जब हम अपनी कलाई के पास उंगली रख के मेजर करते हैं, वो क्या होता है, पल्स रेट होता है। मतलब हमारी जो पल्स है 1 मिनट में कितनी बार वो हो रही है, मूव हो रही, तो वो क्या है, वो हमारी पल्स रेट होती है। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे, दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पल्स प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे आज के, क्या है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले देखेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ने से पहले देख लें कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक। हाइपरटेंशन मतलब सिंपल सा कुछ नहीं है, बस ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। जो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में बढ़ जाना, वही होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द क्रोनिक मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज द आर्टरीज इज एलिवेटेड। अच्छा, ये डबल डबल बार आ गया ना, ये इन विच द ब्लड प्रेशर, ये डबल डबल वही कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक, चलो। इन द आर्टरीज इज एलिवेटेड 140/90 mmHg सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर। देखो अभी मैंने पिछली स्लाइड में क्या दिखाया था कि जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना 120 mmHg के नीचे होना चाहिए, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, वो होता है 80 mmHg के नीचे होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना 140/90 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो यही होता है हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर क्या क्या करता है कि हार्ट, ब्रेन और किडनीज, आईज, इन सबको डैमेज कर देता है और भी ऑर्गन्स पे हमारे एडवर्स इफेक्ट डालता है। अब देखो नॉर्मल, ये रेंज एक बार देख लो, टेबल ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नॉर्मल कंडीशन जो होती है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से कम रहता है और डायस्टोलिक 80 से कम रहता है। फिर एक स्टेज आती है प्री हाइपरटेंशन, वो क्या आता है 120 से 140 के नीचे बीच में रहता है, और इधर ये डायस्टोलिक जो होता है 80 से 90 के बीच में आ जाता है। फिर हाइपरटेंशन की स्टेज 1 आती है। स्टेज 1 क्या होती है, 140 से 160 के बीच में, और ये 90 से 100 के बीच में। और अगर ये स्टेज 2, ये अगर हमारा मतलब 160 के ऊपर चला गया, ये 100 के ऊपर चला गया, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये कौन सी स्टेज हो जाती है, ये हो जाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, अगर हमारा ये 160 से ऊपर चला गया, ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 100 से ऊपर चला गया, तो ये हो जाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक, तो ये हमने देख लिया हाइपरटेंशन क्या होता है और उसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में देख लिया। अब अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली हाइपरटेंशन होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब देखो, प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, और ये मोस्ट कॉमन टाइप, मतलब जो मैक्सिमम लोगों में, जैसे हमने अभी मैक्सिमम लोगों को देखो आसपास, तो क्या होता है, उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है। बीपी बढ़ा हुआ मतलब यही ब्लड प्रेशर ही बढ़ा हुआ होता है, और वही होता है क्या, हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं वो लोग। ठीक, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन, बट इसका कोई कॉज, स्पेसिफिक कॉज पता नहीं है प्राइमरी हाइपरटेंशन का। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारा रेनल, वैस्कुलर या इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है। ठीक, अब देखो एक कंडीशन, अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि जैसे अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, तो फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर उस टाइम पे तो थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या वो भी हाइपरटेंशन की कंडीशन में आएगा? नहीं, वो हाइपरटेंशन उस टाइम तक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बट वो डिसीज्ड कंडीशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि बस वो कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे हमने एक्सरसाइज की तो उस टाइम थोड़ा इंक्रीज हुआ, बट उसके बाद फिर हम नॉर्मल आके बैठ गए, 5 मिनट थोड़ा रेस्ट किया, तो फिर से हम वो हो गया, कंट्रोल हो गया। बट जो डिसीज पेशेंट होते हैं, जिनके पास मतलब ये बीमारी होती है, वो क्या होता है, वो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक के लिए उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही हुआ होता है, जब तक वो कोई दवा नहीं लेते। तो ये कंडीशन हमारी उसमें डिसीज में नहीं आएगी। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक टॉपिक, एक पॉइंट और देखते हैं, क्या है कि सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट्स डायरेक्टली। अब देखो कौन कौन से सिस्टम कहाँ कहाँ से स्टिमुलेट करते हैं। जो हार्ट को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है बीटा 1, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है अल्फा, एंड स्टिमुलेट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ना, रैस सिस्टम, और साथ में बीटा 1 स्टिमुलेट द रेनिन रिलीज। ऑल दीज फैक्टर्स इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। अब देखो ये पॉइंट, ये जो 3-4 पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं कि ये हो गया बीटा 1, ये अल्फा, रेनिन रिलीज और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो अभी जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बढ़ेंगे तो इन सभी फैक्टर्स को घटाएंगे, इन्हीं सबको ब्लॉक करेंगे उसी में। ठीक, अब क्या ड्रग्स यूज टू द लोअर ब्लड प्रेशर इज नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज होती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक, अब देखो जैसे हाइपरटेंशन नहीं है, हार्ट नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा है, बट अगर हाइपरटेंशन में क्या होगा कि हार्ट पंपिंग हार्डर, मतलब हार्ट तो हार्डर पंप करेगा, ब्लड
बट ब्लड अच्छे से वेसल्स में फ्लो नहीं हो पाएगा, उसके अलग अलग रीजन्स होंगे, ठीक है। अब क्या है, नो हाइपरटेंशन वही है कि इफिशिएंटली, बट हाइपरटेंशन में क्या है, हार्ट हार्डली पंप कर रहा है बट वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं किसके टाइप पे, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्या हर एग्जाम में अगर आप लोग कोलॉजी का 5th सेम का एग्जाम देंगे तो उसमें मतलब मोर देन 90% चांस है कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन पूछी जानी फिक्स है, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यूज में अलग अलग क्लासिफिकेशन के अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ में पूरी डिटेल में ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहली जो क्लास है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रैस सिस्टम इनहिबिटर। अब देखो RAS, कहीं कहीं RAS लिखा होता है, कहीं कहीं RAAS भी लिखा होता है, ठीक। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों सेम होते हैं। अगर RAS लिखा है मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हो गया, और RAAS लिखा है मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो गया, ठीक। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, एस इनहिबिटर आता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आता है, और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर आता है, ठीक। अब देखो इन तीनों को नाम को याद करने में अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगले वीडियो में जब मैं इसकी मैकेनिज्म कराऊंगा तो ये तीनों एकदम सिंगल पॉइंट में टिप पे होंगे, इसकी गारंटी है। तो नाम पे परेशान नहीं होना है। सबसे पहले क्या है, एस इनहिबिटर। अब एस इनहिबिटर को याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक क्या है, जितने भी एस इनहिबिटर होते हैं उनकी ड्रग के एंड में क्या है, प्रिल। सारे एस इनहिबिटर्स के ड्रग के लास्ट में क्या आता है, प्रिल आता है। कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रैमीप्रिल, बेंजाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, क्वीनाप्रिल, सारे जितने भी एस इनहिबिटर हैं सबके लास्ट में क्या आएगा, प्रिल आएगा, ठीक। अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स मतलब क्या होता है, अब एस का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, ना सोचो, अभी मैकेनिज्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो सब क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। बस अभी नाम याद कर लो, क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक। कौन, एस इनहिबिटर। कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रैमीप्रिल, बेंजाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, सारे, ठीक। अगला है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाला। अब ये एस इनहिबिटर प्रिल क्लास की ड्रग, रिसेप्टर ब्लॉकर साल्टन, जितने भी साल्टन है वो रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे। लो साल्टन, कैंडी साल्टन, इरबे साल्टन, वेले साल्टन, टेलमी साल्टन, ओल्मे साल्टन, जितने भी साल्टन है वो क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अब अगला जो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। अब ये तो रिसेप्टर्स पे काम कर रहे थे, और डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करने वाली कौन सी ड्रग है, एक ही ड्रग है, हमारी एलिस्किरेनजी। हमारी एलिस्किरेनजी जो है वो क्या करती है, वो डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। चलो, तो ये हमारी क्या थी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, रैस सिस्टम इनहिबिटर की कौन कौन सी ड्रग थी, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट क्लास है वो है हमारी डाईयूरेटिक्स। अब डाईयूरेटिक्स के बारे में यहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि डाईयूरेटिक्स के बारे में पूरा का पूरा एक सेपरेट टॉपिक्स आपके सिलेबस में डाईयूरेटिक्स वहाँ पे कवर हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे मेनली 3 डायूरेटिक्स यूज होते हैं। कौन कौन सा है, थायाजाइड है, थायाजाइड में क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। अब देखो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक क्या है, HTC, ठीक। HTC एक पॉपुलर ब्रांड है। अब टी से क्या हो गया, HTC, टी से हमारा हो गया थायाजाइड, H से हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, और C से हमारा हो गया क्लोरथायाजाइड, ठीक। 3 ड्रग हो गई HTC ना। तो टी से थायाजाइड, क्लोरथायाजाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। अब अगली बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसामाइड और ब्यूमेटानाइड, ठीक। लूप डायूरेटिक्स में क्या है, 2 आती है, फ्यूरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड। अगला है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। वो क्या होता है, उसमें हमारी स्पिरिनोलैक्टोन हो गया, इपिलेरेनोन हो गया, अमीलोराइड हो गया, और ट्रायमेट्रिन हो गई, ठीक। तो ये अलग अलग ड्रग्स हो गई डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारी ड्रग्स के बारे में क्या क्या फंक्शन होता है वो भी कवर करेंगे। बट अभी जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे यहाँ पे, एंटी हाइपरटेंसिव पे कैसे काम करता है, तो भी हम ये सारी ड्रग्स और इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म को कवर करेंगे, ठीक, आने वाले वीडियोज़ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो कैल्शियम चैनल आता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दें, कैल्शियम अंदर ना आए, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और हमारा ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है फिनाइल अल्काइल अमीन क्लास की ड्रग। फिनाइल अल्काइल अमीन में हमारी कौन सी ड्रग है, एक ड्रग आती है वीरापामिल। अगला बेंजोथाइजेपिन में एक ड्रग आती है डिल्टियाजम। और हमारा डाईहाइड्रोपायरिडीन में कौन सी ड्रग आती है, इसमें डिपीन क्लास की ड्रग। डाईहाइड्रोपायरिडीन मतलब डिपीन क्लास की ड्रग, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सारी डिपीन क्लास की ड्रग। निकार्डिपिन हो गई, ये सारी डिपीन क्लास की ड्रग इसी में आती हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन में। और कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको ये 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन बोलो या डाईहाइड्रोपायरिडीन बोलो, सेम ही बात है।
ठीक, अगला जो है वैसोडाइलेटर। अभी हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वही ब्लड वेसल्स को हम डायलेट कर दें तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। अब वैसोडाइलेटर में क्या होता है, कुछ हमारा स्पेसिफिक आर्टरियोडाइलेटर होता है और कुछ आर्टरियो प्लस वेनोडाइलेटर दोनों होता है। अब ये वैसोडाइलेटर बहुत ही डिटेल में हमने CHF में कर रखा है, बट यहाँ पे भी मैं जब अभी मैकेनिज्म कराऊंगा तो यहाँ पे भी कराऊंगा, बट अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, अब आर्टरियोडाइलेटर क्या होते हैं कि इसमें आता है हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल और डाइजॉक्साइड, और आर्टरियो प्लस वेनोडाइलेटर में एक सिंगल ड्रग आती है सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड। जब मैंने CHF का कराया था, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ भी मैंने बताया था कि सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक, तो क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज हो रही है और साथ में आर्टरियो प्लस वेनोडाइलेटर का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो विच ड्रग इज आर्टरियो प्लस वेनोडाइलेटर, तो सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड वहाँ पे रहता है। ठीक है, अब अगला सिंपैथेटिक इनहिबिटर, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो अभी मैंने पीछे देखा था हम लोगों ने कि ये देखो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही थी, बीटा 1 का काम हो रहा था, अल्फा हो रहा था, बीटा 1 यहाँ स्टिमुलेट कर रहा था ना, हर डायरेक्टली बीटा 1 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, अल्फा बीटा 1 रेनिन रिलीज स्टिमुलेट करा रहा है, तो इन सबको अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो ये सारे फंक्शन रुक जाएंगे और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाएगा। सबसे पहला बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल हो गया। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में लेबेटलॉल, कार्बिडोलॉल हो गया। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामिन। ये सारी ड्रग्स आप लोग पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे एक ड्रग आई है फेंटोलामिन। अब ये फेंटोलामिन एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए यूज़ होती है, बहुत ही पॉपुलर नाम है ना, रिएक्शन करके नाम है। अब मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी ड्रग के लिए फेंटोलामिन यूज़ की जाती है। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जो आंसर रहेगा उसे मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो अगला जो है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक क्या होती है, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। अब ये सेंट्रल जो सिंपैथोलाइटिक होती है ये हमारा अल्फा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी होती है। ठीक है, अल्फा-2 क्या होता है, वो एगोनिस्ट। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठ के आना चाहिए कि सर जब ये सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक अल्फा-2 एगोनिस्ट है तो वो लाइटिक क्यों है? एगोनिस्ट और लाइटिक दोनों तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे इसलिए है, ये आप तक जो जिसने रिसेप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा उसके दिमाग में क्लिक कर गया होगा, क्योंकि अल्फा-2 जो होता है वो हमारा ऑटो रिसेप्टर होता है, और ऑटो रिसेप्टर क्या काम करता है, वो सेम रिसेप्टर के रिलीज को इनिबिट कराता है, तो इसलिए सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक होती है। कौन सी? क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या, अगला जो ड्रग है वो प्लाज्मा काइनिन में ब्रेडिकाइनिन और कैनिडीन होती है। ठीक है, चलो तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। अब आते हैं मेन फंडे पे, जिसके लिए आप लोग अभी तक वीडियो में रुके हुए हो, और अगर अभी तक जो वीडियो में बना हुआ है अब उसका फ़ायदा होने वाला है। जो वीडियो छोड़ के चला गया भाई उसने अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया है। ठीक है, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा अगले कुछ सेकंड में। ठीक है, तो चलो हम अब बढ़ते हैं। कितनी ट्रिक्स आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, 3 ट्रिक्स, और पूरी क्लासिफिकेशन याद करा के जाऊँगा, ये गारंटी है। ठीक है, बट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो एक बार फिर से, और सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखो 3 ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, और ट्रिक नंबर 4 आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग को कौन सी ट्रिक पता है। जो सबसे बेस्ट ट्रिक रहेगी वो मैं कमेंट में पिन करूँगा, आप लोग 4th ट्रिक कमेंट में बताएंगे। अब देखो सबसे पहली ट्रिक पता क्या है कि रवि का एक कुत्ता है, वो उसने क्या किया कि रवि का एक कुत्ता क्या है, हार्डी, वो क्या करता है, वो वैभव के बेटे प्रशांत को दौड़ा लेता है। ठीक, कुत्ते क्या करते हैं, गली में घूमो दौड़ाएंगे, तो इसमें हमारा कैरेक्टर क्या है, रवि का एक कुत्ता हार्डी है, वो वैभव के बेटे प्रशांत को दौड़ा लेता है। ठीक, तो रवीज डॉग हार्डी चेज वैभव सन प्रशांत। तो रवि से हमारा रैस इनहिबिटर हो गया, डॉग से डायूरेटिक्स हो गया, हार्डी मतलब हाइपरटेंसिव, मतलब हम एंटी हाइपरटेंसिव में इसको यूज़ करेंगे, चेज मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वैभव वैसोडाइलेटर, और सन मतलब सिंपैथेटिक इनहिबिटर, और प्लाज्मा काइनेंस, प्रशांत मतलब प्लाज्मा काइनेंस। ठीक, तो ये सिंपल सी ट्रिक है। रवीज डॉग हार्डी चेज वैभव सन प्रशांत, मतलब रवि का कुत्ता हार्डी वैभव के बेटे को दौड़ा लेते हैं। अब देखो अगर आप लोगों को कुत्तों से एलर्जी है, कुत्ते नहीं पसंद, तो आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक पे। दूसरी ट्रिक क्या है, राहुल डांस हैप्पीली एंड क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। अब देखो कोई अच्छे से नाचेगा तो परफॉर्मेंस तो उसकी अच्छी होगी, तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने पूरी खुशी के साथ डांस किया, हैप्पीली डांस किया, और एक वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दे डाली उसने। ठीक, स्टेज पे। तो राहुल से हमारा हो गया रैस इनहिबिटर, डांस से डायूरेटिक्स हो गया, हैप्पीली से हाइपरटेंसिव हो गया, क्रिएट से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरी से वैसोडाइलेटर, से स्ट्रॉन्ग से सिंपैथेटिक इनहिबिटर, और परफॉर्मेंस से प्लाज्मा काइनेंस। ठीक है, अब देखो अब किसी को कुत्ते भी नहीं पसंद और डांस करना भी नहीं पसंद, तो उसके लिए हमारी अगली ट्रिक है, और ये ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है यार, इतना प्यारा जानवर किसको नहीं पसंद होगा। कौन है वो जानवर, रैबिट्स। हैप्पी रैबिट्स कडल्स वेरी स्वीट एंड परफेक्टली।
अब क्या होता है, जो प्यारे से रैबिट होते हैं, कुछ अगर रैबिट रखे हैं आप लोग, कुछ लोगों ने पाल भी रखे होंगे घर में, और कुछ लोग जो देखा होगा, तो अगर हैप्पी रैबिट्स कडल्स हुए, अब उनको आप गोद में लेके खिलाएंगे तो कितना अच्छा लगता है, वेरी स्वीट एंड परफेक्टली। तो यही सिंपल सी ट्रिक है, हैप्पी रैबिट्स कडल्स वेरी स्वीट एंड परफेक्टली। हैप्पी से हो गया हाइपरटेंसिव, रैबिट से हो गया रैश इनिबिटर, कैडल से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरी से वैसोडाइलेटर, स्वीट से सिंपैथेटिक इनिबिटर, और परफेक्टली मतलब प्लाज्मा काइनेंस। ठीक, तो ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 3। तो ये 3 ट्रिक्स हो गई, और चौथी ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये ट्रिक्स कैसी लगी, पूरा वीडियो कैसा लगा यार, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो शेयर कर दो, उनका भी थोड़ा सा भला कर दो। ठीक है, अब अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो और भी कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो ग्रो ऑफ फार्मा के। और अगर हमसे कांटेक्ट करना हो या रील्स वील्स देखनी हो हमारे साथ तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो, तो यहाँ से भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो हमें। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये पहला वीडियो था, ये हमारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये ड्रग्स की मैकेनिज्म के बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट करते हैं, पूरा प्रॉपर डिटेल में वीडियो आएगा। तो फिर चैनल पे ट्यून रहो, देखो, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। ठीक है, चलो फिर तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।